गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 6 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों इसकी अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है इकोनॉमिक्स सीरीज, जिसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सीधा टाइप कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे इकोनॉमिक्स सीरीज और वहाँ पे जाके ये चीज़ आपको मिल जाएंगी। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पर ये आ रही है कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं शिवा रमन, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। आप जानते हो आजकल पेगासुस सॉफ्टवेयर को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें उठ रही हैं। पेगासुस क्या है? ये एक तरह का एक सॉफ्टवेयर कह लो या एक वायरस कह लो जो आपके फ़ोन में बिना कॉल के बिना मैसेज के एक एंट्री मारेगा और आपकी जितने भी पर्सनल डेटाज हैं उनको लीक करके अपने तरीके से इसका क्या करेगा, मिसयूज़ करेगा। आप जानते हो पेगासुस जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब एक पिछले काफ़ी दिनों से कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा चर्चा के ऊपर है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको लग रहा है कि उनका जो फ़ोन है उसमें अनवांटेड चीज़ें आ रही हैं, अनवांटेड फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पेगासुस। तो जब वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस में जाते हैं तो पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट को दर्ज नहीं करते। तो इस बात को लेकर शिवा रमन ने ये बोला है कि ऐसी कोई भी अगर आपके पास रिपोर्ट आती है और ऐसे में आपको कोई अगर ये बोलता है कि आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी रहेगी तो यानी वो कानूनन अपराध कर रहा है। इस बात को लेकर उन्होंने फटकार लगाई अपने सभी स्टाफ मेंबर्स को कि अगर कोई बंदा पेगासुस को लेकर अपनी रिपोर्ट फाइल कराना चाहता है तो बिल्कुल फ्री है, वो करवा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सीरियस इशू है। ठीक है, यहाँ दूसरी तरफ आप जानते हैं कि टोक्यो के अंदर इस टाइम क्या चल रहा है, ओलंपिक्स चल रहे हैं। ठीक है, और जो ये ओलंपिक्स चल रहे हैं इसके अंदर क्या है कि हमारी हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। अब जो ये ब्रॉन्ज मेडल जो यहाँ पर जीता गया है तो वो उसके पीछे का रीज़न ये बताया जा रहा है कि काफ़ी सालों के बाद हमने इस मेडल को जीता है। इससे पहले ये काम बहुत साल पहले होता, अभी ये मान के चलो 41 साल पहले हमने मेडल जीता। 41 साल से हमने कोई मेडल्स नहीं जीते और 41 साल बाद जाके हमें एक ऐसी विक्ट्री मिली है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको आप अपने लेवल पे पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स में ये सारी चीज़ें आती ही नहीं, इसलिए हम ज़्यादा इस पर डिस्कस करेंगे नहीं, थोड़ा बहुत जो ज़रूरी है तो उतना हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पर फिलहाल यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, लोकल लेवल की न्यूज़ है। ठीक है, ये पॉलिटिकल लेवल की न्यूज़ है, इसको भी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक सेगमेंट आ रहा है हमारे पास पिंक लाइन। चलो ये लोकल न्यूज़ है, लोकल न्यूज़ को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी था तो हम ज़रूर इसको कंसीडर करते हुए चलते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपका एडवर्टाइजमेंट सेशन आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आप जानते हो कि दिल्ली के अंदर 2020 का अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 2020 के डेटा के हिसाब से दिल्ली सबसे पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर आती थी। पॉपुलेटेड मतलब पॉल्यूशन लेवल पे, कि पॉल्यूशन लेवल इनका बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कोई भी कंट्री होती है तो कोई भी कंट्री की जो कैपिटल होती है ना, हम उसको देखते हैं। जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है तो कल को अगर इंडिया में पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा हो तो हम इंडिया नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। 2020 के अंदर आप जानते हो जैसे कई सारे किसान भाई हैं वो क्या करते हैं, अपनी फसलों को जलाते हैं। जो उनकी राख वगैरह होती है ना, जो बच जाता है, जैसे हमने गेहूँ से सीड निकाल लिया तो बची हुई जो फसल है उसको जलाई जाती है, जलाना ज़रूरी होता है। तो जब वो जलाते हैं तो उससे पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आप देखते हो कि सर्दियों के टाइम पे अक्टूबर नवंबर में स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो स्मोक हमारे आइज़ में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, सूंघने में मतलब लंग्स को प्रॉब्लम, डिजीज़ वगैरह हो जाती है। इन सब बातों को लेकर बात बोली गई है। तो यहाँ पर दिल्ली के कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि आने वाले टाइम के अंदर हम कोशिश करें कि एयर पोल्यूशन के लेवल को घटा सके। इसी वजह से आप जानते हो दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा ऑड इवन स्कीम चली थी, इसमें 3 दिन अलग कार्य और 3 दिन ऑड या इवन इस तरह का सेगमेंट यहाँ पर चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? इसी वजह से चलाया गया था ताकि पॉल्यूशन के लेवल को हम क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो अब ये चीज़ें करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्ल्ड में ना भाई साहब जब किसी भी कंट्री का नाम आता है पॉल्यूशन में तो इंडिया का जब नाम आता है तो चीज़ें बहुत ख़राब होती है। कई सारे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन इससे बिगड़ जाते हैं। मैं आपको बता दूं, हर क्लास में मैं आपको बताता हूं कि हमारी इंडिया ने कई सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पे साइन किया हुआ है जिसमें उसने ये इंश्योर किया है कि हम आने वाले टाइम के अंदर कार्बन एमिशंस के लेवल को घटा के 2% करेंगे। और हमने इवन सोलर पावर प्लांट भी लगाया हुआ है, किसके साथ मिलकर, इटली के साथ मिलकर, जिसका हेड ऑफिस आपके गुड़गांव के अंदर है। तो हमने कई सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट किए जिसमें हमने ये वादा किया और ये कसम खाई है कि हम अपने लेवल पे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो अपने लेवल पे हम क्या करेंगे, कार्बन एमिशन को कम करेंगे ताकि जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को माइनस होने में बचाती है, हम उन गैसेस का अच्छे से कंपोजिशन बना पाएँ और जो हमारी ओजोन डिपल्शन है वो ना हो पाए, ताकि ग्लेशियर्स वगैरह ना पिघल पाएँ, जो गर्मी है वो ज़्यादा ना हो। आपने देखा ही होगा कि अभी कनाडा के अंदर गर्मी कितनी ज़्यादा हो गई थी, 54 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया जहाँ पर हमेशा सर्दी रहती थी। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो पा रहा है। इसकी वजह से हमने कई सारे एग्रीमेंट किए। मैं पॉपुलरली कुछ एग्रीमेंट के नाम ले रहा हूँ, ध्यान से सुना। एक है आपका पेरिस एग्रीमेंट, दूसरा है आपका
चलो दूसरा आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ, चलो बताता हूँ। काइटो प्रोटोकॉल, ऐसे कई सारे एग्रीमेंट है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताने हैं और कौन से 2 एग्रीमेंट है जो किए गए। ऐसे कई सारे हैं, बट आप कोई भी 2 नाम बताओ, काइटो प्रोटोकॉल को छोड़ के और पेरिस एग्रीमेंट को छोड़ के आपको बताना है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि रियल टाइम सोर्स अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर दिसंबर मंथ में या नवंबर मंथ में बहुत ज़्यादा क्या रहती है, एयर पोल्यूशन रहता है बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से आसपास के जितने भी हमारी स्टेटिंग नेबरिंग कंट्रीज, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आपका यूपी हो, इन सबको भी इस चीज़ से दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं, ये सारे एडवर्टाइजमेंट वाले पार्ट है, यहाँ भी कुछ नहीं है। फिर हाँ, ये आंध्र प्रदेश का तो चलो कुछ भी नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे ये आपका एडिटोरियल पार्ट दे रखा है। आप जानते हो आसाम और मिजोरम को लेकर अभी बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है। यहाँ पर आसाम के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि भाई देखो, प्राइम मिनिस्टर नहीं सॉरी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि हम तब तक कोई चीज़ नहीं करेंगे जब तक इस पर परमानेंट सोल्यूशन ना हो जाए, इसलिए हम पीस को इस्टेब्लिश करके चलेंगे। जो यहाँ गतिविधियाँ स्टार्टिंग के दिनों में थी, उन्होंने कहा था कि सोल्जर्स को मार दिया गया था वहाँ पर जो डिप्लॉय किए गए थे, ऐसा हम कोई भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हैं तो हमारे देश के ही लोग, चाहे वो अपने स्टेट की हो ना हो, मैटर नहीं करता, बट देश तो अपना एक है ना। इसलिए ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है जब इस टाइप की चीज़ें बोली जाती है, तो आगे चल के कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में एक रिजॉल्व हो ही जाएगा, हम उम्मीद करके चलते हैं। जब होगा तो मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पर एक एडिटोरियल दिया गया इंडिया और नेपाल के फ्लड मैनेजमेंट को लेकर। आप जानते हैं, आप मुझे एक आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में कि इंडिया और नेपाल से होती हुई कौन कौन सी नदियाँ जो हैं वो जाती हैं। क्या होता है कि इनके अंदर बारिश के महीने में, मानसून के महीने में पानी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो बाढ़ जब आएगी तो वो ये थोड़ी बोली कि मैं इंडिया में घुस रही हूँ, मैं नेपाल में घुसूंगी, वो तो जहाँ जहाँ उसे फ्लो मिलेगा वहाँ वो बहती हुई चली आएगी। तो इस बात को लेकर नेपाल गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे कि जो ये फ्लड हो रही है इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, इसको किस तरीके से कम किया जाए, ताकि इस प्रॉब्लम का पूरा अच्छे तरीके से रिजोल्यूशन किया जा सके, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसमें। यहाँ पे एक एडिटोरियल बोला गया कि आखिर हर इंसान गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पहली चॉइस क्यों नहीं रखता। हर गरीब इंसान तो रखता है, लेकिन एक मिडिल क्लास और रिच क्लास हमेशा प्राइवेट स्कूल की ओर क्यों भागता है, उसके पीछे हम बात बोलेंगे। लेकिन अब अगर मैं डेटा बताऊँ ना, तो अब हर पेरेंट्स चाहता है गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहा है। वहाँ की पढ़ाई, वहाँ के टीचर्स, आप जानते हो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ज़्यादातर वही टीचर्स पढ़ते हैं, ज़्यादातर क्या होते ही वही टीचर हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया होता है। जिनका नहीं हो पता फिर वो प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट तरीके से पढ़ाते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पढ़ाई का लेवल क्या होगा। वो पता लगे वो पढ़ाए ना पढ़ाएं, बट उनकी प्रोडक्टिविटी वाकई में बहुत अच्छी होती है। अब जब से केजरीवाल सरकार आई दिल्ली के अंदर, तब से ये देखा गया कि दिल्ली स्कूल के अंदर तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एनरोलमेंट रेशियो गवर्नमेंट स्कूल का बढ़ गया है। लेकिन अभी जो ये बात की जा रही है वो ओवरऑल पिक्चर की बात की जा रही है। दोस्तों मैं भले ही दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं दिल्ली की तारीफ नहीं कर रहा, जो बात सच है वो आपको बता रहा हूँ। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल की हालत बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है। मैं चाहता हूँ इसी तरह के अगर हर स्टेट के अंदर अपने अपने लेवल पे स्कूलों को सुधार दे, तो विश्वास मानो, कहते हैं ना वो स्लोगन, देश पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, ये बात दूर नहीं होगी, ये दिन दूर नहीं होगा कि हमारी भी रैंकिंग वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 कंपनी के अंदर होने लगी, 10 कंट्रीज़ के अंदर होने लगी पढ़ाई लिखाई के मामले में, लिटरेसी रेट के मामले में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे गवर्नमेंट इसके बारे में क्या करती है। अगर हम इसमें आगे चलते हैं, फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि जैसे आप जानते हो कल के दिन में हमारे पास 3 बिल 1 घंटे के अंदर लॉन्च किए गए थे, पास कर दिए गए। आज कल की डेट के अंदर, परसों की डेट में 3 किए गए थे, कल की डेट में 2 नए बिल इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए गए, ठीक है। और अभी भी पेगासुस को लेकर और फार्म लॉ को लेकर अभी तक कोई ठोस नियम नहीं बनाया गया, जिस पर अभी चर्चाएँ चल रही हैं। देखते हैं ठोस नियम के रूप में क्या इसके अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद और अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चलो कोई भी नहीं है। अच्छा, ये रेट्रोस्पेक्टिव चीज़ें बोली गई हैं, चलो इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यूके ने सीज कर दिया कोविड नॉर्म्स फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया। अब क्या होता है ना कि जैसे कभी भी हम कोई दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमें अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, वीज़ा दिखाना पड़ता है। अब आपको एक ई पास भी दिखाना पड़ेगा, जो इस बात का प्रूफ होगा कि आपके दोनों के दोनों जो टीका है, मतलब कोविड के जो दोनों वैक्सीनेशन दोनों हो गई हैं। अगर हुई तो आपको एंट्री मिलेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर हमने अपनी रेपुटेशन बहुत डाउन कर ली पिछले साल क्या है 2021 में डाउन कर ली, क्योंकि आपने देखा कि डेथ रेट केस कितने ज़्यादा हो गए, गवर्नमेंट कितना डेटा को छुपा रही थी। शमशान घाट पे लाशें जलाई ज़्यादा जाती थी, बट हॉस्पिटल के अंदर डेटा कम दिखाया जाता था। दुनिया को सबको पता है, इवन हमें भी पता है, दुनिया वालों को भी चीज़ पता है। तो इंडिया का कोई भी बंदा कहीं बाहर जाता है तो उसको अलग नज़रों से आजकल देखा जा रहा है। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुकी है। देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ें हो सकता है सुधर जाए, सुधरेंगी ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा टाइम लगेगा। इसका अगर हम आगे देखें, ये भी कोई नहीं है। चलो आगे चलते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर अभी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। अब हमारा बिज़नेस सेक्शन स्टार्ट होने वाला है। चलो बिज़नेस सेक्शन पर आते हैं।
बिजनेस सेक्शन के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर देखना हमारे सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर कौन कौन सी कंपनी कवर होती है। मैं रिपीट कर दूँ, निफ्टी के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनी को शेयर का एवरेज प्राइस लिया जाता है। सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज का एवरेज प्राइस लिया जाता है। निफ्टी में कौन कौन सी कंपनी आती है डेली पढ़ोगे तो आपको नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। कौन कौन से? आपका अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डिवाइस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसी बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू स्टील, कोटक बैंक, एलएनटी, एमएनएम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। ये 50 कंपनियाँ हैं। और अगर हम टॉप 30 कंपनी का शेयर प्राइस का एवरेज लेते हैं तो उसको बोलते हैं सेंसेक्स। और जो ट्रेडिंग होती है वो 2 स्टॉक पर होती है, बॉम्बे स्टॉक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। अगर मैं एक्सचेंज रेट की बात करें तो ये सारी मेनली करेंसीज हैं, बट अगर हम बात करें आईएमएफ जब भी किसी को लोन देती है वो एचडीआर में देती है। एचडीआर के अंदर 5 बास्केट्स ऑफ करेंसी आती है जिसमें आपका यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज और चाइनीज युआन आती है, या रेमेगनी आती है। ठीक है, चलो यहाँ पर आगे इसमें बोला गया है, ये तो चलो नेट प्रॉफिट बढ़ने घटने की बात बोली गई है। ठीक है, यहाँ पर जो वोडाफोन है वो अपने डाउनफॉल में जा रहा है। इसकी जब पक्की न्यूज़ आएगी ना मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। अभी मैं इस न्यूज़ को स्किप कर रहा हूँ, रीज़न है कि अभी तक उसके ऊपर कंफर्म नोटिफिकेशन है, तो मैं आपको उसका पूरा मैटर बताऊंगा क्या है। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या आती है इनडायरेक्ट टैक्स में, वो सुनो। आपको मैं एक बात बताता हूँ, ई वे बिल होता है। ई वे बिल का क्या होता है कि जब मान लो हम कोई माल एक जगह से दूसरे लेकर जाते हैं तो रास्ते में पुलिस वाले रोक लेते हैं ना ट्रक को। क्यों रोकते हैं? हो सकता है इस माल के अंदर कोई अनवांटेड चीज़ लेकर जा रहा हो सकता है इसमें ड्रग्स लेकर जा रहा हो सकता है इसमें इंडियन आर्म्स लेकर जा रहा हो। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए जब जीएसटी बनाया गया था तो उसके अंदर ई वे बिल का कॉन्सेप्ट रहता है। ई वे बिल ये बोलता है कि जब आपका माल एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है तो क्या होगा, जीएसटी पर आप लॉगिन करोगे और वहाँ से आप ई वे बिल निकालोगे। ई वे बिल में आप अपना डेटा चढ़ाओ कि ये ट्रक कौन सा है, ट्रक का ड्राइवर का नाम क्या है, ट्रक नंबर क्या है, वो ट्रक कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पर जाके डेस्टिनेशन होगा, किस एड्रेस पे जा रहा है, ये सब चीज़ें उसमें रिकॉर्ड करो और एक बिल निकल कर आएगा। उसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी ड्राइवर को दे दो कि पुलिस वाला पकड़ेगा तो वो बता देगा भाई देखो ये माल जो मैं लेकर जा रहा हूँ ये देखो इसका पूरा रिकॉर्ड ये रहा, और इसको बोला गया ई वे बिल। अब क्या होता है, जो लोग ई वे बिल के बिना अपने माल को इधर से उधर लेकर आते हैं तो उनको पुलिस वाले चालान कर देते हैं। तो कहा गया कि जिन लोगों ने जीएसटी की रिटर्न नहीं भरी, मैं बात कर रहा हूँ 3B की, जिन्होंने 2 महीने तक अपनी रिटर्न नहीं भरी और अगर वो ई वे बिल निकालना चाहे तो उनका ई वे बिल का पोर्टल काम ही नहीं करेगा। ये क्यों किया गया? ताकि आप ई वे बिल जनरेट कर लो, ना कर पाओ क्योंकि आपने 2 महीने से रिटर्न नहीं भरी। अल्टीमेटली वो क्या चाहते हैं, आप रिटर्न्स भरो। यहाँ ध्यान दो, नो ई वे बिल फ्रॉम 1 अगस्त फॉर जीएसटी रिटर्न नॉन फाइलर। साफ साफ लिखा है टैक्स पेयर हु हैव नॉट फाइल्ड जीएसटी रिटर्न ऑफ 2 मंथ और अ क्वार्टर। या तो आपने 2 महीने की रिटर्न नहीं भरी है या अपने क्वार्टरली रिटर्न 1 क्वार्टर की नहीं भरी है, तो ऐसे केस में अब आप 15 अगस्त के बाद जीएसटी बिल अगर बनाना चाहते हो अपने पोर्टल पे आके तो आप जीएसटी बिल नहीं बना सकते हो। ये बहुत ही बड़ी चीज़ मतलब गवर्नमेंट ने की है, जिसके चलते अब क्या होगा, लोग ई वे बिल बनाने के चक्कर में क्या करेंगे, रिटर्न्स को फाइल करना शुरू करेंगे। जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो उनको पेमेंट करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा 3-4 दिन पहले मैंने बताया था जीएसटी की कई सारी पेमेंट अभी ड्यूज हैं जो गवर्नमेंट को नहीं मिली। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्या किया है, कंसीडर किया है, ताकि जीएसटी कलेक्शन अच्छे तौर पर हो पाए। इसके बाद यहाँ पर तो ये आपके ओलंपिक से रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं। ये तो कोई वही चीज़ है कि इंडिया ने ब्रॉन्ज पदक जीता है 41 साल के गैप के बाद, किसमें, हॉकी के अंदर, और ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी विक्ट्री। ठीक है, चलिए अब ये सारी चीज़ें आप लोग अपना देख लेना। बाकी आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।